हम सब लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जिस भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या पार्टी से एफिलिएशन रखते हो, पहला दोष उनका है। एक रेजोल्यूशन चाहे कांग्रेस हो, चाहे लेफ्ट हो या समाजवादी पार्टी हो, मुझे एजुकेशन पे दिखा दीजिए, एजुकेशन के बजट के बारे में दिखा दीजिए, कितना फंड एलोकेट होगा उस पर दिखा दीजिए, टीचर और स्टूडेंट का रेशियो कितना होना चाहिए उस पर दिखा दीजिए। आखिर समाज का ये अप्रोच बदला कैसे? जिन सवालों को आज मैं फेस कर रहा हूँ, आप सब फेस कर रहे हैं, या रोहित वेमुला को फेस करना पड़ा, बात यहाँ तक आई कैसे? ये कब हो गया कि पढ़ना गलत है? ये कब हो गया कि आपकी उम्र 30 वर्ष हो गई है इसलिए आप मत पढ़िए? ये कब हो गया कि आप पढ़ रहे हैं इसलिए हमारे टैक्स का पैसा बर्बाद हो रहा है? ये कब हो गया कि आपसे ये सवाल पूछा जाए कि आप 30 वर्ष के होकर के जेएनयू में पीएचडी कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, वहाँ 16 वर्ष के बच्चे कॉमनवेल्थ गेम में मेडल जीत रहे हैं। ये कैसे हो गया? इस लिहाज से तो इस देश के सभी लीडरों को 23 वर्ष की उम्र में पहुँचते पहुँचते फांसी पर चढ़ जाना चाहिए, क्योंकि भगत सिंह तो 23 वर्ष की उम्र में फांसी पर चढ़ गए थे। ये कैसे हो गया? जब आपसे कोई पूछता है ट्रेन में कि क्या करते हैं, और आप कहते हैं कि पीएचडी करते हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं। ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ कि साइकिल पर चलने वाला एक ईमानदार टीचर, मैं प्राइमरी स्कूल की बात कर रहा हूँ, उसको अपने बच्चे के डोनेशन के लिए कर्ज पे ब्याज पे कर्जा लेना पड़ा और अपने बच्चे को इंजीनियरिंग करने के लिए वो भेजा, जबकि वो टीचर है, वो जानता है कि उसका बच्चा इंजीनियरिंग अच्छा नहीं कर सकता है, उसका गणित कमज़ोर है, फिर भी वो उसको इंजीनियर बनाने के लिए क्यों भेजा? कि उसको पता था कि इंजीनियर नहीं बनाएंगे तो इसको नौकरी नहीं मिलेगी और इसका ब्याह नहीं होगा। सबसे बड़ी समस्या ये है। ये हुआ कैसे? फिर उसको अफसोस होने लगा अपनी उस नैतिकता पे कि मेरे पास ये साइकिल क्यों है, मैंने चोरी क्यों नहीं कर ली, मैंने स्कूल का बेंच क्यों नहीं बेच डाला, क्यों नहीं मैं भी किसी ठेकेदार के साथ उसका भाषण लिखता और जब वो एमएलए बन जाता तो मैं उसका पीएस बन जाता। ये कैसे हुआ? ये तब हुआ जब शिक्षा अपने आप में एक राजनीतिक सवाल है और हम इसको राजनीति के तौर पे लेना बंद कर देते हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शिक्षा राजनीति का एक सवाल है, और ये आज नहीं है, ये महाभारत के दौर में भी था। ये कौन तय किया कि एकलव्य धनुष चलाने नहीं सीखेगा और अर्जुन सीखेगा? ये कौन तय किया? ये तो जो दरबार था धृतराष्ट्र का, उसमें जो द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह थे, वो जो 10-12 लोगों की टीम थी, उसने ही तय किया ना कि नहीं पढ़ने दिया जाएगा, धनुष सबको नहीं चलाना है। उस वक्त विद्या के नाम पे धनुष चलाना ही सिखाया जाता था। ऐसा नहीं था कि पांडवों और कौरवों की सेना में सिर्फ क्षत्रिय ही थे, दूसरी जाति के भी लोग थे, भील समुदाय के लोग भी थे, वो भी तो धनुष चलाने के लिए सीखते होंगे। लेकिन द्रोणाचार्य से धनुष एकलव्य चलाने के लिए नहीं सीख सकता है। इस बात को समझिए कि कैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के दरवाजे पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस के साथ बंद किए गए। कभी कास्ट के नाम पे, कभी लैंग्वेज के नाम पे, जानबूझ करके डेलिबरेटली उसको बंद किया गया। और जब वो आम लोगों के लिए बंद हुआ, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, तब आम लोगों ने भी हमारी परवाह करना बंद कर दिया, बोला भाड़ में जाओ। अगर हम अपने बच्चे को न्यूयॉर्क पढ़ने के लिए भेज दें तो हमको फ़र्क पड़ता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है? अगर हम अपने परिवार के लोगों को, मेरे पास पैसा है, उसको हम किसी महंगे स्कूल में पढ़ाने के लिए भेज दें तो हमको फ़र्क पड़ता है कि जो दिल्ली सरकारी स्कूल चला रही है वहाँ पे बेंच है कि नहीं है? सबसे पहले इस देश के इलीट लोगों ने, मैं गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा, सरकारी संस्थानों में अपने बच्चों को भेजना बंद किया। और पब्लिक एजुकेशन का डिस्ट्रॉय होना एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल क्वेश्चन था। ये बात की बहस होनी बंद हो गई कि इस देश में बजट का कितना हिस्सा खर्च किया जाएगा। जब मैं पहली बार कॉलेज में आया था तो एक प्रोटेस्ट चल रहा था। 2 नारे मुझे आज भी याद हैं। कहा जा रहा था, राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। कहा जा रहा था, शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, कोठारी कमीशन की सिफारिशों को लागू करो। आज कहा जा रहा है कि क्यों पढ़ रहे हो, टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद कर रहे हो। ये बहस यहाँ तक आई कैसे? मैं समझता हूँ कि शिक्षा एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल क्वेश्चन है। स्टेट अपनी लेजिटिमेसी के लिए
कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी आइडियोलॉजी की लेजिटिमेसी के लिए शिक्षा को एक राजनीतिक टूल के रूप में इस्तेमाल करती है। अगर सचमुच हम सब लोग इस बात को मानते हैं कि आज एजुकेशन के ऊपर अटैक है, वो अटैक मैं 3 फॉर्म में देखता हूँ। पहला, सेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। यहाँ भी जब चर्चा होगी तो ज़्यादातर चर्चा जो है वो JNU, DU और जामिया का ही होगा। बिहार के किसी सुदूर कॉलेज में क्या हो रहा है उसकी चर्चा नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस ट्रिब्यूनल में कम से कम वो सुदूर आवाज़ जो दिल्ली नहीं पहुँच पा रही है उसकी भी चर्चा हो। सेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। दूसरा, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। ये वही मेथड है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड सोशलाइजेशन ऑफ लॉस, कि पब्लिक के टैक्स के पैसे से नीरव मोदी को कर्जा दे करके उसको उड़न छू कर देंगे और कहेंगे क्या, निजीकरण बहुत अच्छा होता है। JNU के पैसे से हमारे बगल में एक हॉस्पिटल है रॉकलैंड, वो चलता है। करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, करोड़ों रुपया। एक एक कर्मचारी, एक एक टीचर का बिल जो है कई बार 20 लाख 25 लाख रुपए में पहुंच जाता है। उनका इलाज जो है किसी सरकारी हॉस्पिटल में नहीं हो सकता। ये जो रूट किया जाता है फंड को इधर से उधर, हमारे यहाँ देहाती में एक भाषा कहते हैं कि इस कोठी का धान उस कोठी में डालना। यही एक ही पब्लिक का पैसा है जो इधर से उधर करते रहते हैं। और उसमें एक हम नैरेटिव बनाते हैं कि अगर संस्थान प्राइवेट होगा तो बड़ा अच्छा होगा। और मैं कुछ बुनियादी सवाल पूछता हूं जिसका जवाब लोग नहीं देते हैं। सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट आज भी IIT क्यों है? सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी आज भी JNU क्यों है? और कोई भी आदमी बीमार होता है, चाहे उसके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, इलाज कराने के लिए एम्स ही क्यों जाता है? ये सारे पब्लिक इंस्टीट्यूट्स हैं। ये नैरेटिव बनाएगा समाज में कि SBI के कर्मचारी काम नहीं करते हैं, ICICI के कर्मचारी बहुत काम करते हैं। इतना काम किए हैं कि सारा पैसा जो है अपने पति के माध्यम से एक बिजनेसमैन को दे दिए हैं। ये जो एक नैरेटिव है, उस नैरेटिव में आज ये कहा जा रहा है कि शिक्षा देना सरकार का काम नहीं है। आपको अगर लेना है तो आप लीजिए, आपकी जितनी क्षमता है आप ले लीजिए। शिक्षा देना सरकार का कोई काम नहीं है। और इस लिहाज से